नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करने वाला हूं मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के बारे में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वक्त हमारे इस यूट्यूब चैनल पर यूपीपीएससी आरओ एआरओ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। बहुत सारे बच्चों का एक कन्फ्यूज़न होता है कि सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, सर ये सवाल आएगा कि नहीं आएगा। यार मैं आप सभी से कितनी बार बता चुका हूँ, और मैंने एक लाइव वीडियो भी बनाया था अभी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले। मैं आपको, अगर आपने हमारी वीडियो देखा होगा, तो मैं आपको हमेशा एक सवाल जब पढ़ाता हूँ तो उसमें 4 से 5 सवाल और नए नए ढूंढता हूँ और आपको बताता हूँ कि ऐसे भी सवाल बन सकते हैं। तो आप लोग को नहीं घबराना है भाई। और बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर इसका पीडीएफ बना दीजिए, ऐसे मत पढ़ाइए। कि बहाना मत ढूंढो भाई, 2-2.5 महीने बाद एग्जाम है, ऐसा मौका मिलता है नहीं बार बार। बहाना मत ढूंढो कि मैं पीडीएफ से पढ़ूंगा, ऐसे शब्द लिखा है वो आपको नहीं समझ में आता है। पीडीएफ जब मिलेगा तो बन जाएगा। अभी जो चीजें हैं आप उसका लाभ उठा लो। जब जहां पर जिस चीजों का पैसा लगता है आप लोग को, सिर्फ वहीं पर रहता है कि जहां पैसा लगेगा वही चीज़ सही है। यहाँ पर आप सभी को फ्री चीज़ें मिल रही है। ये बुक का अच्छा खासा यहाँ पर आपको पूरा वो दिया जा रहा है, पूरी वीडियोस, हर सवाल हर सब्जेक्ट का। तो इसका यूज़ कर लो भाई, क्यों इतना बहाना ढूंढ रहे हो आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें पहला सवाल है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए, हर सवाल को तोड़ तोड़ के पढ़ा करो, छोटे छोटे फॉर्म में करके। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य यानी कि सही नहीं है। किसके संदर्भ में? 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 4 ऑप्शन है। पहला है इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था, पहला है। दूसरा है कि कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया था। तीसरा है यह एक अहिंसक आंदोलन था। और चौथा जो ऑप्शन है, अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं बता दूं, चौथा जो डी है इसमें लिखा है यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। अब देखो 4 पॉइंट है दिया हुआ है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से, और इसमें क्या बताना है, कौन सा सत्य नहीं है, सही नहीं है। अब देखो इसमें थोड़ा सा, इस सवाल में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। अब मैं इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा, पढ़ूंगा, उसके बाद में आपको खुद ही उत्तर देना है, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरे अगले शब्द को। 9 अगस्त 1942 की सुबह में ही अधिकांश कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी के कारण भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतः आंदोलन बन गया। समझ में आया? गांधी जी की गिरफ्तारी के कारण वे भी इसका नेतृत्व नहीं कर पाए थे। साथ ही इस आंदोलन में व्यापक हिंसा भी हुई थी। अतः यह आंदोलन अहिंसक नहीं था। अहिंसक मतलब जिसमें कोई चीज हिंसा ना हुई हो। आंदोलन की घोषणा के बाद ही कांग्रेस को एक गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया था। समझ में आया? अब इस प्रश्न का जो सही उत्तर होना चाहिए था वो है ए और सी, यानी कि इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। या जो बात है या सत्य नहीं है, मतलब यानी कि इसका नेतृत्व नहीं किया गया था। या एक अहिंसक आंदोलन था। समझ में आया कि नहीं? या एक अहिंसक आंदोलन था, तो अहिंसक नहीं था, यहां पर हिंसा हुई थी। और क्या यहां पर आपको बताना है, सत्य नहीं नहीं है। यानी कि अब इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था, यह बात गलत है। उनको अभी मैंने बताया कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, तो यह बात सत्य नहीं है। या अहिंसक आंदोलन था, नहीं नहीं, अहिंसक नहीं था भैया, हिंसा तो हुआ था। समझे? लेकिन 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 जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, इसका उत्तर उन लोगों ने बी माना। बी यानी कि कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया था, जो कि अभी मैंने बताया गैर कानूनी। फिलहाल ये सवाल, जब भी कभी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं अक्सर, तो ये देखो क्या होता है, हर एग्जाम में 1-2 सवाल ऐसे होते हैं जिसका उत्तर आयोग डिसाइड करता है, चाहे वो यूपीएससी हो या पीसीएस हो। तो ऐसे सवालों में आपको जो आपको सही लगेगा वो आपको, देखो उत्तर ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, लेकिन अब भाई आयोग को जो उत्तर सही लगेगा वो वही उत्तर मानेगा, ठीक है। तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। 100 सवाल में से जब भी कभी भी कोई एग्जाम में तुम अक्सर देखते होगे कि 1-2 सवाल हमेशा ऐसे ही आता है हर एग्जाम में। तो इसमें आप उत्तर तो सही होना चाहिए था ए और सी, लेकिन आयोग ने बी माना था। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने सारी चीजों को अभी आपको एक एक पढ़ के सुनाया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी। अब ध्यान देना इस सवाल को, इसमें क्या कहा गया है, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में, कहां चल रहा था, लाल किले में चल रहे मुकदमे
ये मुकदमा किसका था? आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों का, उन्हीं के पक्ष में, यानी कि आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के पक्ष में किसने वकालत की थी? अच्छा सवाल है। इसका सही उत्तर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। डी अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं बता दूं, डी में है सर टीबी सप्रू। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। 1945 में लाल किले में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी जो था, कैलाश नाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई आदि वकील कर रहे थे। लेकिन अब आप लोग के दिमाग में एक सवाल आ गया होगा कि सर आपने सर टीबी सप्रू ही क्यों बताया? अरे सर टीबी सप्रू मतलब हुआ तेज बहादुर सप्रू, लेकिन उसमें से 3 लोग और भी थे, लेकिन तीनों लोग का और तो नाम दिया नहीं है, सिर्फ जो उनके वकालत कर रहे थे उनमें से सिर्फ एक ही लोग का नाम है। लेकिन 3 लोग का नाम आप लोग और भी जान लो कि कभी भी सवाल बना के पूछा जा सकता है। मान लीजिए इसमें इनका नाम ना होता जो डी में लिखा है, एक मिनट रुक जाइए, मान लीजिए इस ऑप्शन में, पूरे सवाल के ऑप्शन में डी में जो नाम दिया गया सर टीबी सप्रू, ये ना होता, इनकी जगह पर जवाहरलाल नेहरू होता तब भी सही होता। उन्होंने भी वकालत की थी। तो कौन कौन अरे वकालत किए थे, ध्यान देना। कैलाश नाथ काटजू, कैलाश नाथ काटजू पहले, दूसरे सर तेज बहादुर सप्रू यानी कि सर टीबी सप्रू जो ऑप्शन नंबर डी है, तीसरा है भूला भाई देसाई और चौथे हैं जवाहरलाल नेहरू। अब जो वकील थे, इनके समूहों के जो अध्यक्ष थे वो थे भूला भाई देसाई। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं हर सवाल में, हर वीडियो में बहाना आपको कोई ऐसा बहाना नहीं मिलेगा कि जिससे आप ना पढ़ें। आपके पढ़ने का पूरा चांस है, हर एक सवाल आपको दिखता है, मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ। अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हो तो भाई मैं कुछ भी कर दूँ ना, मैं पीडीएफ बना दूँ, मैं सारा कोर्स एकदम फ्री कर दूँ, कुछ भी कर दूँ, आप लोग तब नहीं पढ़ोगे। जिसको पढ़ना होता है वो पढ़ता है, उसको बहाना नहीं चाहिए होता है, ठीक है? तो बहाना मत ढूंढो। अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। तो इसका सही उत्तर होगा 21 अक्टूबर 1943 को। ध्यान देना, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत यानी कि आजाद हिंद फौज की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। तो ये कहां पर की थी? सिंगापुर में। कहां पर? सिंगापुर में स्वतंत्र भारत यानी आजाद हिंद फौज की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। अंतरिम मतलब क्या होता है कि जैसे पूर्णतया नहीं, एकदम से नहीं, अंतरिम सरकार की घोषणा की थी, ठीक है? ये समझ में आया? और कब किया था? 21 अक्टूबर 1943 को। और ये चीज किसने किया? सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आजाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था? यहां नहीं शब्द इस्तेमाल किया गया है, तो 4 नाम है, जैसे मेजर जनरल शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम कुमार सहगल, सी है कर्नल शौकत अली मलिक, और डी है, अगर डी नहीं दिख रहा हो तो मैं बता देता हूं, डी में है मेजर करतार सिंह। अब 4 में से कोई एक नाम होगा जो आजाद हिंद फौज से संबंध नहीं रखता होगा, यानी कि जो 3 नाम बचे उन लोग का संबंध रहा होगा। तो देखो, ऐसे सवाल को ढूंढा करो, जब एक नाम होगा जिसका संबंध नहीं होगा तो इसका मतलब 3 नाम है जिसका संबंध होगा। तो यानी कि अगर कभी भी भविष्य में सवाल पूछा जाए कि कौन लोग हैं जिनका संबंध था, तो वो 3 नाम आपको मालूम होना चाहिए, तब आप अगले सवाल में इसका उत्तर दे सकते हो। तो ऐसे ही एक सवाल में, अभी देखो ये सवाल है, मैं इसमें कम से कम 4 सवाल ढूंढ के दूंगा आपको। अब ध्यान देना मेरे हर बात को। इसका सही उत्तर जो होगा, ध्यान देना, पहले मैं आपको पूरी बात बताता हूं। मेजर जनरल शाहनवाज खान, ठीक है, कर्नल प्रेम कुमार सहगल, कर्नल शौकत अली मलिक और मेजर करतार सिंह, ये सभी व्यक्ति जो थे आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए थे। लेकिन इसमें क्या पूछा था? नहीं जुड़े हुए थे। तो ये जो सवाल है थोड़ा सा एक्सेप्शन कह सकते हो। ये जो सवाल है ये आयोग के द्वारा पूछा गया था 2017 में। तो ये सवाल का उत्तर जो है ना, मान लीजिए ये सवाल का उत्तर जो है आयोग के द्वारा थोड़ी सी गलत कर दी गई थी। जैसे मान लीजिए इसमें जो 4 नाम है, चारों लोग आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए थे, लेकिन इसमें पूछा क्या गया है? नहीं जुड़े हुए थे। कौन ऐसा है जो नहीं जुड़ा था? तो जो नहीं जुड़ा था उसका नाम इसमें दिया ही नहीं। तो ये तो फिलहाल आयोग की गलती है, लेकिन आयोग इसमें नंबर आपको दे देगा, क्योंकि भाई गलती उसकी है ना, तो वो अपना नंबर दे देगा। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं कि हर एग्जाम में 1-2 सवाल ऐसे आ जाते हैं जो उनका थोड़ा सा गलती हो जाता है, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है? खैर कोई बात नहीं, हम लोग इस पर भी बात करेंगे। तो मेजर जनरल शाहनवाज, अभी मान लो कोई सवाल आ जाए कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आजाद हिंद फौज से जुड़ा हुआ था। अब 3 नाम दे दिया गया, एक नाम ये दे दिया गया, मेजर जनरल शाहनवाज खान। तो जो जानेगा वो ऐसे टिक कर देगा, सही लगा देगा। ऐसे इसी तरह ये भी नाम जान लो, ये भी नाम जान लो कि कर्नल शौकत अली मलिक, और डी है मेजर करतार सिंह, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इसमें है, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज INA से जुड़े हुए नहीं थे? अब ये चलो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका सही उत्तर होगा डी। डी में क्या है? एक मिनट, डी में दिखा देता हूं, BC दत्त। अब देखो उसी तरह जो भी इससे पहले सवाल हम लोगों ने देखा, सेम सवाल है, एकदम हूबहू सवाल है, ठीक है? बस इसमें देखो जो जो जानता है वो सवाल को कर लेगा। अभी मैंने बात किया कि जो ये 4 नाम थे, आपको कहां गया ये वाला, जो 4 नाम है ये आपको मालूम होने चाहिए। जैसे
मेजर जनरल शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम कुमार सहगल, कर्नल शौकत अली मलिक और डी है मेजर करतार सिंह। मान लीजिए ये 4 नाम आपको याद है। अब अगले सवाल में ये सवाल पूछ लिया गया। अब आपको मालूम है कि यार इसमें तो रशीद अली तो थे, अरे शाहनवाज साहब भी थे, पीके सागल भी साहब थे, लेकिन यार बीसी दत्ता मतलब बीसी दत्त तो नहीं थे। तो आपका उत्तर अपने आप ही हो जाएगा। समझे कि नहीं मेरी बात? तो ऐसे ही सवालों को देखा करो और समझा करो। फिलहाल कहिए तो इसके बारे में अच्छे से बात कर लिया जाए। देखो बात यह है ना कि आजाद हिंद फौज के अधिकारियों एवं सैनिकों को गिरफ्तार कर, पूरी बात सुनना, कहानी के तौर पे थोड़ा सा मैं बता रहा हूं। गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में उन पर एक मुकदमा चलाया था। इनमें कई लोग थे, जैसे कि प्रेम कुमार सहगल, जैसे कि अभी हम लोगों ने बात किया, ये गुरु बख्श सिंह, शाहनवाज को फांसी की सजा तथा राशिद या रशीद जो भी ये दिया हुआ है अली को 7 वर्ष की कारावास हो गई थी। जबकि बीसी दत्त जो है डी वाला, इनसे कोई संबंध ही नहीं भैया आजाद हिंद फौज से। तो समझ में आया, यानी कि ये 3 नाम संबंध है, डी वाला नहीं है भैया। इतना विस्तार से शायद ही कोई आप सभी को बताएगा पढ़ाएगा। लाभ ले लो, अगर चाहते हो एग्जाम में सिलेक्शन चाहते हो, अच्छी सैलरी चाहते हो, अच्छा पोस्ट चाहते हो, अच्छा एक सम्मानजनक लाइफ चाहते हो, तो भाई कर लो मेहनत, बहाना मत ढूंढो। अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? अच्छा सवाल है। सही उत्तर होगा बी, सी आर दास। सी आर दास जी जो थे वो, हाँ, सी आर दास मतलब देशबंधु चित्तरंजन दास, ये सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु थे। ये चीज़ सवाल याद कर लो, ये मतलब अक्सर पूछा जाएगा। मैं इसको याद करने का तरीका कहिए तो बता दूं, अभी अभी तुरंत मुझे याद आया, मुझे पता नहीं था। सी आर दास, दास दास, देखो हम लोग सुनते हैं अक्सर कि भगवान के दास, भगवान में तो आपका दास हूँ। दास मतलब मैंने भगवान को अपना गुरु मान लिया, सबसे बड़ी चीज़ मान लिया। तो ये दास इनके शब्द के लास्ट में है। तो भाई दास मतलब ये कहीं ना कहीं लोगों को दास बना लेते हैं। और यहाँ पर लिखा है बोस, दास बोस, ऐसे याद करने एक छोटा सा तरीका है। यहाँ पर भी शाह है, यहाँ पर भी शाह, तो बोस दास। सी आर दास जो थे सुभाष चंद्र बोस जी के गुरु थे। बस याद करने की एक ट्रिक हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इसमें है कि कांग्रेस, एक मिनट चाहिए, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरीके से था, पूरी तरह से था? तो सही उत्तर होगा ए, महात्मा गांधी। इसमें क्या पूछा गया सवाल कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से, यानी कि जितने भी 4 नाम है, ये चारों लोग जो है, जैसे ए बी सी डी, देखो सवाल को समझो। इसमें क्या लिखा है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? अब आपको इसमें क्या क्या जानना चाहिए, यानी कि जितने भी 4 नाम दिए गए, ये चारों कांग्रेस के नेता थे। सबसे पहली बात, ये मुझे कैसे पता चला? सवाल में ही दिया है। और आपको दूसरी बात क्या जानना है कि कौन कैबिनेट मिशन के पक्ष में पूरी तरह से था, यानी कि 4 नेताओं में से 3 हल्का फुल्का थे, लेकिन एक नेता ऐसा था जो पूरी तरीके से था। 2 चीज मालूम पड़ा। तीसरा हमें क्या जानना है कि कैबिनेट मिशन आखिर है क्या? समझ में आया? ऐसे ही सवाल को तोड़ के पढ़ा करो। अब फिलहाल बात करें तो इसका उत्तर जैसे कि मैंने बताया ए, महात्मा गांधी। अब थोड़ा अच्छे से जान लेंगे कैबिनेट मिशन के बारे में, हम लोग आने वाले सवालों में विस्तार पूर्वक जानेंगे। खैर थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लें कि कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में गांधी जी पूरी तरह से थे। गांधी जी ने क्या कहा था इसके बारे में? उन्होंने यह कहा था कि यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी, यानी सबसे अच्छा योजना मानते थे, जिसमें ऐसे बीज थे जिनसे दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी, उनको ऐसा लगता था। अब कैबिनेट मिशन क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे धीरे धीरे सवालों में बात करने वाले हैं। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा बी, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना। ये सब पर ध्यान देना, इसमें सिर्फ भारत शब्द नहीं इस्तेमाल किया गया, यहां पे पूरा नाम दिया गया स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। तो सही उत्तर होगा बी, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। अब ये बहुत अच्छी बात मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं। अगर 2 मिनट मेरी बात सुन लोगे ना तो कभी चीजों को भूलोगे नहीं। मैं धीरे धीरे बोलूंगा, अब सुनना मेरी बात। 1 मिनट। संविधान सभा के सिद्धांत के दर्शन सर्वप्रथम यानी सबसे पहले 1885 के स्वराज विधेयक में होते हैं, जिसे लोकमान्य तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। फिर क्या होता है कि 20वीं सदी में इस विचार की ओर सर्वप्रथम संकेत जो है महात्मा गांधी जी ने किया, जब उन्होंने वर्ष 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि, कौन कहा? महात्मा गांधी ने, कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्या होता है कि वर्ष 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख यानी कि उनके सामने संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की, यानी कि
ब्रिटिश सरकार के सामने भारत के लिए यानी स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की मांग प्रस्तुत की, अपना विचार दिया, अपना विचार रखा। इसके बाद औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन एम.एन. राय ने किया और इस विचार को मूर्त रूप देने का कार्य जवाहरलाल नेहरू ने किया। मूर्त रूप मतलब फाइनल कह सकते हो, या अच्छे तरीके से उस चीज को एक कह सकते हो पूर्ण रूप से उसकी मांग हर चीज को जवाहरलाल नेहरू ने किया। ठीक है। इसके बाद दिसंबर 1936 के कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में, कहां पर? फैजपुर में, लिख देता हूं, कभी भी ये पूछा जा सकता है। देखो इतने अच्छे तरीके से भाई कोई नहीं बताएगा, लिख देता हूं। फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई थी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब एक चीज आपको और ध्यान देना है कि स्वराज पार्टी ने 1934 में जो को क्या है 1934 में रांची में गठित स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की गठन की सर्वप्रथम मांग की। यहां पे अगर स्वराज पार्टी 1934 होता तो सबसे पहले 1934 में स्वराज पार्टी ने रांची में संविधान की मांग की थी, लेकिन यहां 34 नहीं है तो उसके बाद में डायरेक्ट आएगा कांग्रेस। अगर यहां 34 होता तो ये सही होता स्वराज पार्टी, लेकिन यहां 34 है नहीं ना। ठीक है, तो डायरेक्ट 1936 में आ गया, यानी कि स्वराज पार्टी के बाद कांग्रेस पार्टी ने ही इसकी मांग की थी। ठीक है, समझ में आया? मैंने जो जो बताया पढ़ा है समझ में आया? अगर यहां पर होता स्वराज पार्टी 1934 तो ये कांग्रेस वाला ऑप्शन गलत हो जाता, क्योंकि इसमें भी मांग की गई थी, लेकिन इसके बाद यानी कि 1934 जो रांची में स्वराज पार्टी का वो हुआ था, कह सकते हो कि जो संविधान सभा का जो एक वो हुआ था, मतलब क्या कहते हैं उसको, गठन में सबसे पहली मांग यही रखी गई थी। लेकिन अगर ये ऑप्शन नहीं है तो फिर ये हो जाएगा। ठीक है, आपको कभी भी एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा। दो ऑप्शन नहीं दिया जाएगा कि 1934 भी दिया जाए और 1936 भी दिया जाए कांग्रेस के बारे में, एक दिया जाएगा। अगर कांग्रेस का दिया जाएगा तो 1934 स्वराज पार्टी का नहीं दिया जाएगा, अगर स्वराज पार्टी का दिया जाएगा तो कांग्रेस का नहीं दिया जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैबिनेट मिशन योजना। अब कैबिनेट मिशन योजना के बारे में हम लोग बात कर लें। अभी मैंने कहा था कि मैं बात करूंगा। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत में कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च 1946 को नई दिल्ली आया। मैं लिख देता हूं 24 मार्च 1946। ठीक है, दिल्ली आया। अब कैबिनेट के 3 मंत्री जो थे, इसमें से 3 इनमें जो थे ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मंत्री थे। पहला नाम है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, दूसरे हैं एवी अलेक्जेंडर और तीसरे हैं सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, मिशन के प्रस्तावों के अनुसार, जो मिशन का एक प्रस्ताव था उसके अनुसार संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाना था। ठीक है, जो विधानसभा और देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे उनके द्वारा। खैर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोग को? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। सही उत्तर होगा बी, यानी 10 लाख पर एक व्यक्ति जो था। ठीक है, 10 लाख पर एक व्यक्ति। क्या है, फिर से पढ़ लो। कैबिनेट मिशन योजना के जो अंतर्गत था, कैबिनेट मिशन कब आया? 24 मार्च 1946 को। इसके अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? यानी एक प्रतिनिधि जो था वो 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि होता था। समझ में आया? आगे बात करते हैं अगले सवाल पर। इसमें एक मिनट, इसमें दिया गया है इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष थे? अच्छा सवाल है, इसका सही उत्तर होगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आसान सवाल था, इसमें कोई दिक्कत होने वाली कोई बात ही नहीं थी। संविधान सभा की जो बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली से आरंभ होती है। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन यानी कि जो 9 से 23 दिसंबर को होता है 1946 में, सारे लोग की सहमति से एक अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। अस्थायी, लेकिन ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे वो थे अस्थायी। हर चीज आपको मालूम होना चाहिए, ये थे अस्थायी और सच्चिदानंद सिन्हा जी थे वो अस्थायी थे। फिर इनके बाद आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अस्थायी हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बात किया कि 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की बैठक शुरू होती है। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान के प्रथम अधिवेशन जो कि 9 से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक होता है, सभी लोग के सहमति से अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि
फिर उसके बाद क्या होता है कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना अस्थायी सदस्य चुन लिया। यानी कि 9 को ये चुने जाते हैं, 9 को रहते हैं, 10 को रहते हैं, फिर 11 के बाद जो प्रथम अधिवेशन जो चलता है 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक, इसमें 9 और 10 को रहते हैं सच्चिदानंद सिन्हा जी, फिर 11 से लेकर आने वाली सारी चीज़ों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहते हैं। और जो सच्चिदानंद सिन्हा जी होते हैं वो अस्थाई होते हैं। अस्थाई क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी एज सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए उनको अध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री था? अच्छा सवाल है, इसका सही उत्तर होगा सी, लियाकत अली खां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे? इसका सही उत्तर होगा, अब देखो इसका उत्तर जो है ना, इसका उत्तर सही होगा फिलहाल सी, अब्दुल कलाम आज़ाद। और इसका उत्तर एक और सही होना चाहिए था, लियाकत अली खां। अगर इसका ऑप्शन कभी भी एग्जाम में ए, बी, सी, डी करके देगा तो बी सी होगा, क्योंकि देखो क्या है ना कि अब्दुल कलाम आज़ाद तो नहीं थे, यानी कि अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे उन मंत्री नहीं थे। लेकिन क्या होता है कि 26 अक्टूबर 1946 में क्या होता है कि यानी कि कुछ दिन बाद, या कह सकते हो 1 महीने बाद, लियाकत अली खां को भी मंत्री बना दिया जाता है। यानी कि उससे पहले 26 अक्टूबर से पहले ये भी मंत्री नहीं होते हैं। फिलहाल उत्तर तो 2 सही होना चाहिए, लेकिन भाई देखो बी भी सही हो सकता है, सी भी सही हो सकता है। लेकिन एग्जाम में अगर 2 में से कोई एक नाम देगा तो मान लीजिए लियाकत अली खां का दे दिया तो ये सही हो जाएगा, ये देगा तो ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों नाम है तो जरूर वहां पर बी सी करके या सी डी बी करके ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे। तो समझ में आया? तो ये था आज का सवाल। मुझे उम्मीद है सवाल आप सभी को समझ में आया होगा। कोई दिक्कत होगा, कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, कोई डाउट होगा जरूर लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।